हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर, क्या आप लोग तैयार हैं आज कुछ नया सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 5 के पाठ 3 से। पौधों में अनुकूलन। क्या पढ़ेंगे आज हम? पौधों में अनुकूलन के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं कि परिचय। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, विशिष्ट प्रकार के पौधे। अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जब कोई भी जंतु अथवा पौधा जिस परिवेश में रहता है उसे उसका वास स्थान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के वास स्थानों में विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। पौधों की जड़ें, पत्तियां, तने आदि भी उस स्थान के अनुसार विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक सजीव, पौधे तथा जंतु की शारीरिक बनावट, आदतें आदि उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का यह गुण लगभग सभी सजीवों में पाया जाता है। अब आप सबको एक चीज ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कि जब जो भी जंतु या कोई भी पौधा जिस भी परिवेश में रहता है, जहां कहीं भी रहता है, वो उसका क्या होता है? वास स्थान होता है। और अलग अलग जंतु, अलग अलग जीव अलग अलग स्थानों में रहते हैं, क्योंकि सभी का वास स्थान एक तो नहीं होता है, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। तो उनके ही हिसाब से जहाँ पे वो रहते हैं, उस वही के जो जलवायु होती है, जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो भी उन्हीं के अनुसार विकसित होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक सजीव में कौन कौन आते हैं? पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। उनकी शारीरिक बनावट और उनकी आदतें सब कुछ उनके परिवेश के अनुसार ही बन जाती हैं। इसे ही कहते हैं अनुकूलन। हम मनुष्य भी, जहाँ भी हम लोगों का परिवेश जो होता है अलग अलग, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही जगह पे तो नहीं उनका वास स्थान होता है, सब अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग जगह उनका जन्म होता है। तो उसी जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसी परिवेश के अनुसार हमारी आदतें होती हैं, हमारा रहन सहन, खान पान उसी परिवेश के अनुसार बन जाता है। पौधों द्वारा अनुकूलन की प्रक्रिया के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब पौधों के द्वारा जो अनुकूलन होता है, उसकी प्रक्रिया जो होती है, उसके प्रमुख कारण क्या है? जल, प्रकाश एवं मिट्टी आदि प्राप्त करने के लिए, पौधों की स्वजातीय प्रतिस्पर्धा के लिए, पशुओं तथा मनुष्यों आदि से अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये है कुछ प्रमुख कारण। पौधे संसार के सभी प्रकार के स्थानों, जैसे मैदानी क्षेत्रों में, दलदल में, जल में, पर्वतों पर, ठंडे प्रदेशों आदि में उगते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में के पर्यावरण या वातावरण में बहुत भिन्नता पाई जाती है। वातावरण के आधार पर पौधों के दो मुख्य भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए, पौधे जो हैं वो संसार के सभी प्रकार के स्थानों में उगते हैं, चाहे वो मैदानी इलाका हो, चाहे वो दलदल हो या पर्वत हो या ठंडे प्रदेश हो, सब जगह पौधे उगते हैं। और संसार के इस विभिन्न क्षेत्रों के जो पर्यावरण होता है या वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। सब जगह का पर्यावरण एक जैसा नहीं होता है। तो वातावरण के अनुसार इन पौधों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्थलीय पौधे और दूसरा है जलीय पौधे। ठीक है, यह है वातावरण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो पहले हम पढ़ते हैं स्थलीय पौधों के बारे में। स्थलीय पौधे स्थल या भूमि पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, किंतु भूमि के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। भूमि पर कहीं अत्यंत ठंडे बर्फीले क्षेत्र हैं, तो कहीं अत्यंत शुष्क एवं गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं सपाट मैदान।
भूमि और जलवायु के अनुसार स्थलीय पौधों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब जो स्थल है या भूमि जिसे कहते हैं, भूमि पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन भूमि का जो क्षेत्र है वहाँ भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक जैसी भूमि नहीं होती है हर जगह पे। कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं बहुत गर्म होती है, शुष्क होती है, नमी नहीं होती है वहाँ। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं सपाट मैदान हैं। अब भूमि और जलवायु के अनुसार पौधों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन से हैं वो? मैदानी क्षेत्रों के पौधे। कौन से हैं ये पौधे मैदानी क्षेत्रों के? मैदानी क्षेत्रों में पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व जल उपलब्ध रहता है। इस कारण मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। पौधों की शारीरिक रचना उस स्थान के तापमान, मिट्टी की गुणवत्ता एवं पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। घने वनों में बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, मैदानी क्षेत्रों के जो पौधे हैं वो उनको क्या मिलता है? पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है उन्हें, और इस कारण ये जो मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। अब पौधों की जो शारीरिक रचना होती है वह वहाँ के स्थान का जो तापमान है, वहाँ की जैसी मिट्टी है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो पानी जितना उपलब्ध है, उस हिसाब से होती है। अब घने वनों में क्या होते हैं? जो घने वन होते हैं वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ ये क्या दिया गया है, ये पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ कुछ पौधों के नाम हैं, तो आपको ये बताना है कि ये पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम इसका जवाब तभी दे पाएंगे, इसका उत्तर तभी दे पाएंगे जब हम पूरा पाठ पढ़ लेंगे। ठीक है? तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि हम ऐसा क्यों होता है, ये मैदानी क्षेत्रों के जो पौधे हैं इस हिसाब से उगते हैं, और ये घने वनों में बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन वृक्षों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा होता है। अब घने जंगल जो होते हैं वहाँ पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, और यहाँ क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कम आता है। जब घना जंगल होगा तो सूर्य का प्रकाश, जब ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे तो वहाँ सारे वृक्ष एक के बिल्कुल पास पास में जुड़े हुए लगे हुए होते हैं, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता है। और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण कि किसको ज़्यादा प्रकाश मिलता है सूर्य का, ये ऐसा होता है। आप जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए घने वनों में प्रत्येक वृक्ष ऊंचा होकर सूर्य का अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त करना चाहता है। घने वनों में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता है। पौधे का लंबा होना एक अनुकूलता है, क्योंकि लंबे पौधे सूर्य का प्रकाश पाने के लिए अपने अंदर लंबे होने का गुण विकसित कर लेते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो पौधे हैं वो उनको अपना भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की। और इसी आवश्यकता के कारण वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, जिससे कि उनको सूर्य का प्रकाश मिल सके। क्योंकि घने जंगलों में, जैसा मैंने आपको बताया, कि सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो पेड़ अपने अंदर ये गुण पैदा कर लेते हैं कि वो लंबे होते जाते हैं, जिससे कि उनको सूर्य का प्रकाश मिल सके और वो अपना भोजन बना सके। सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों का तापमान कम होता है, जिसके कारण पौधों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। इस कमी से बचने के लिए ये पौधे शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है। इस प्रक्रिया से ये पानी की बचत करते हैं। अब सर्दियों में क्या होता है बच्चों? सर्दियों में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे तापमान बहुत कम हो जाता है, और इस कारण पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। पौधों के लिए जो पानी की उपलब्धता है वो भी कम हो जाती है। अब इस कमी से बचने के लिए शीत ऋतु में जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपने जो उनकी पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, और इससे पौधे क्या करते हैं? अपने जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है
उसको धीमा कर लेते हैं और इस तरह से वो पानी की बचत करते हैं। ऐसे वृक्षों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। अब जो ऐसे वृक्ष होते हैं उनमें कौन सी अनुकूलताएं हैं? ये वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी पत्तियां पतली व सपाट होती हैं, इनमें अनेक शाखाएं निकली होती हैं। ये वृक्ष सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उदाहरण, अब ऐसे वृक्ष कौन से हैं? पीपल, आम, शीशम आदि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है कुछ चित्र दिए गए हैं। कौन कौन से पेड़ हैं ये ध्यान से देखिए। पीपल, आम का पेड़, और ये है शीशम का पेड़। रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधे। अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसे पौधे उगते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों की जलवायु बहुत गर्म उष्ण होती है। गर्म को उष्ण भी कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। इन स्थानों पर दिन बहुत गर्म तथा रातें बहुत ठंडी होती हैं। इस जलवायु में वृक्ष बहुत कम उगते हैं। यहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें जल की तलाश में भूमि के अंदर बहुत गहराई तक चली जाती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाला सबसे विशिष्ट पौधा है कैक्टस या नागफनी। कैक्टस विभिन्न किस्मों के होते हैं, किंतु सभी किस्म के कैक्टस के पौधों में कुछ लक्षण समान पाए जाते हैं। अब रेगिस्तानों में क्या होता है? रेगिस्तानों की जलवायु जो है वो बहुत गर्म होती है और उस गर्मी के कारण यहाँ पे जल की अत्यधिक कमी होती है। तो दिन बहुत गर्म हो जाते हैं और रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। अब यहाँ जो वृक्ष उगते हैं, इसलिए यहाँ पे वृक्ष बहुत कम उगते हैं, और जो उगते भी हैं उनकी जड़ें, अब पानी चाहिए उनको उगने के लिए, तो पानी की तलाश में उनकी जड़ें क्या होती हैं? नीचे ज़मीन में और गहरी चली जाती हैं पानी की तलाश में। और रेगिस्तान में ये जो सबसे विशिष्ट पौधा है जो उगता है, हम सभी को मालूम है, आप सभी को पता होगा कौन सा है वो है कैक्टस या नागफनी। अब कैक्टस की अलग अलग किस्में, विभिन्न किस्मों के कैक्टस होते हैं, लेकिन इन सभी में कुछ लक्षण जो हैं वो समान होते हैं। कैक्टस की पत्तियां नुकीली कांटों में बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तान में जल की कमी होती है। यदि इन पौधों में पत्तियां होंगी तो भूमि से ग्रहण किए गए जल का कुछ भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाएगा। अतः इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए इन पौधों में पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती। अब जो ये कैक्टस का पौधा होता है, इसकी पत्तियां जो हैं वो नुकीले कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है इसको रोका जा सके। और क्योंकि पत्तियां होंगी तो क्या होगा? भूमि से ग्रहण किया गया जो जल है उसका कुछ भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाएगा। तो जल की तो बहुत कमी होती है, इसलिए इस क्रिया को रोकने के लिए जो पौधे हैं कैक्टस के, इनकी पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती हैं। ये कांटे पौधों की जंतुओं से भी रक्षा करते हैं। इन पौधों का तना हरे रंग का तथा गूदेदार होता है। अब देखिए ये कैसा होता है ये पौधा कैक्टस का। यही तना पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है। कैक्टस अपने इन्हीं तनों में जल संग्रहित रखते हैं। इन तनों के ऊपर एक मोटा चमड़े नुमा खोल होता है जो जल की रक्षा करता है। रेगिस्तानों में उगने वाले पौधों को मरुभिद कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उन्हें कहते हैं मरुद्भिद। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। क्या क्या है वो? इनमें पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती हैं। इनका जड़ तंत्र बहुत ही विकसित होता है। इन पौधों के कांटे रेगिस्तान में भोजन की तलाश में विचरण करने वाले जंतुओं से इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण क्या है इसका, कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ जो रेगिस्तान में उगते हैं? कैक्टस, कीकर, बेर आदि। ये देखिए, ये है बेर, ये है कैक्टस और ये है कीकर। पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे।
पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में अत्यंत ठंड पड़ती है। ऐसे मौसम में पौधों की जड़ें भूमि से बहुत कम जल अवशोषित कर पाती हैं तथा पौधों का विकास बहुत धीमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे जल का वाष्पोत्सर्जन कम हो। संपूर्ण शीत ऋतु में पौधे अपने विभिन्न भागों में संग्रहित भोजन पर ही जीवित रहते हैं। ये है पहाड़ी क्षेत्रों के पौधों के लक्षण। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है, सर्दियां बहुत होती हैं, तो ऐसे मौसम में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भूमि से बहुत कम जल अवशोषित कर पाती हैं, तो इनका विकास भी बहुत धीरे धीरे होता है और ये ऐसी स्थिति में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाए। पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर उगने वाले पौधे जैसे चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि सदाबहार पौधे होते हैं। अब ये पहाड़ों पर चीड़, स्प्रूस, देवदार ये जो हैं ये सदाबहार पौधे हैं, अर्थात ये पौधे सदा हरे भरे रहते हैं। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर उगते हैं जहां हिमपात होता है। इन पेड़ों की पत्तियां नुकीली तथा सुईनुमा हो जाती हैं। ये पत्तियां पाले से पौधों की रक्षा करती हैं। तो ये थे कुछ पेड़ पौधे जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। ये पेड़ शंक्वाकार होते हैं। इन पेड़ों की शाखाओं का ढाल नीचे की ओर होता है। इससे हिमपात होने पर इन पर गिरी बर्फ फिसलकर नीचे गिर जाती है। इन पेड़ों का फैलाव बहुत कम होता है, जिससे इन पर बहुत कम बर्फ एकत्र हो पाती है। ये पेड़ पतले व ऊंचे होते हैं। अब जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं वो एक तो शंक्वाकार होते हैं। क्या होता है, इनका ढाल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिससे कि अगर हिमपात होता है तो सारी बर्फ जो है वो गिर जाती है, फिसल कर नीचे गिर जाती है। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। अब इनकी अनुकूलताएं क्या क्या हैं? ये पौधे प्राय ऊंचे तथा पतले होते हैं। इनकी पत्तियां पतली तथा सुईनुमा होती हैं। ये पौधे शंक्वाकार होते हैं। उदाहरण क्या है? चीड़, स्प्रूस, देवदार आदि। ये देखिए, यह है देवदार का वृक्ष, यह है चीड़ का वृक्ष और यह है स्प्रूस। सदाबहार वृक्ष हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के पौधे। संसार में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, अतः ऐसे स्थानों पर वनस्पति का उगना संभव नहीं है। यहाँ पर तेज बर्फीली हवाएं वर्ष भर चलती रहती हैं तथा इन क्षेत्रों में अवमृदा सदैव जमी रहती है। कुछ पौधे जैसे लेंचस आदि उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ बर्फ थोड़ी कम होती है। ये पौधे चौड़ी चौड़ी चटाईनुमा संरचना में होते हैं। ये पौधे अधिक ठंड में अपने द्वारा संचित भोजन पर ही जीवित रहते हैं। जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ वनस्पति का उगना तो संभव है ही नहीं। लेकिन यहाँ और क्या क्या चलती है? वहाँ तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो कुछ पौधे हैं जैसे लेंचस, वो स्थानों में उगते हैं जहाँ बर्फ थोड़ी सी कम होती है और ये किस पे जीवित रहते हैं? उनके द्वारा संचित जो भोजन होता है उसी पे ये जीवित रहते हैं। तटीय क्षेत्रों के पौधे। तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में न तो अत्यधिक गर्मी होती है और न ही अत्यधिक ठंड, इसलिए यहाँ उगने वाले पौधे सदाबहार होते हैं, अर्थात ये पौधे वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते। इन पौधों की पत्तियां लंबी तथा पतली होती हैं। इनमें अनुकूलन तेज समुद्री हवाओं से बचने के लिए होता है। तटीय क्षेत्रों में दिन में हवा समुद्र से मैदान की ओर तथा रात में मैदान से समुद्र की ओर चलती है। ये हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं। चूँकि तटीय क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होती है,
इसलिए इन पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती। अब देखिए, तटीय क्षेत्र में जो उगने वाले पौधे होते हैं वो गर्म और तथा आर्द्र जलवायु में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि ना तो अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ, ना अधिक ठंड होती है। सदाबहार होते हैं यहाँ के पौधे और इनकी जड़ें भी जो हैं वो भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती। इन क्षेत्रों के पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। ये वृक्ष सदाबहार होते हैं। ये सीधे तथा ऊंचे होते हैं। इनकी पत्तियां लंबी तथा पतली होती हैं। इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। उदाहरण केला, नारियल, रबड़, ताड़ आदि। ये देखिए, ये है रबड़ का पेड़, ये है नारियल का पेड़ और ये है केले का पेड़। ज्ञानवर्धक तथ्य: बांस एक सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह एक दिन में लगभग 5 से 15 इंच तक बढ़ जाता है। यह 120 फुट तक लंबा हो सकता है। अब आते हैं हम दलदली क्षेत्रों के पौधे। बहुत से पौधे अत्यधिक नमी वाले दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। ये क्षेत्र मिट्टी में अत्यधिक जल के मिलने के कारण बनते हैं। दलदली क्षेत्रों में मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती। हम जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, अतः दलदली क्षेत्रों में उगने वाले कुछ पौधों की जड़ें भूमि से बाहर निकलकर वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं। इन जड़ों को श्वासी जड़ें कहते हैं तथा इस प्रकार की वनस्पति को कच्छ वनस्पति कहते हैं। ऐसा ही एक पौधा मैंग्रोव है। इसकी जड़ें भूमि से बाहर निकल आती हैं। अब देखिए, दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी में जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कारण से अत्यधिक जल मिलता है पेड़ों को, और दलदली क्षेत्रों में मिट्टी में जो है वो अधिक मात्रा में जो जल होता है उसके कारण नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो अब नाइट्रोजन पेड़ों को उगने में बहुत सहायक होता है। तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों की यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं दलदली क्षेत्र में, इनकी जड़ें मिट्टी से बाहर की तरफ निकल आती हैं। वो वातावरण से, हवा से क्या लेती हैं, वायु से नाइट्रोजन लेती हैं, और इनको कहा जाता है श्वासी जड़ें, श्वास लेने वाली जड़। और इस प्रकार की वनस्पति को कच्छ वनस्पति कहते हैं, और इसका उदाहरण क्या है, मैंग्रोव। कुछ पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इन्हें कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे कहते हैं। ऐसा ही एक कीटभक्षी पौधा है ब्लैडरवॉर्ट। ब्लैडरवॉर्ट पूर्ण रूप से जल के अंदर उगता है। इस पौधे की पत्तियों में किसी शिकंजे की भांति छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। जैसे ही कोई जलीय कीट इस पौधे की पत्तियों पर बैठता है तो तुरंत ये दरवाजे खुल जाते हैं और कीट पौधे के शिकंजे में फंस जाता है। कीट के शिकंजे में फंसते ही दरवाजे पुनः बंद हो जाते हैं। पौधा फिर कीट को चूसकर उसे पचा लेता है। अब देखिए, कुछ पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अपनी आवश्यकता को, जो कमी होती है नाइट्रोजन की, उसको पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते, कीटों को खाते हैं, और इन्हें कहते हैं कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे। और इसका एक उदाहरण क्या है, ब्लैडरवॉर्ट। अब ब्लैडरवॉर्ट में क्या होता है, ये पत्तियां होती हैं इसकी, उसमें शिकंजों की भांति छोटे छोटे दरवाजे बने होते हैं। जैसे ही कोई कीट आके उस पर बैठता है तो ये दरवाजे खुल जाते हैं और उस कीट को जकड़ लेते हैं, शिकंजे में अपने कस लेते हैं, और फिर ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, और फिर ये क्या करता है, उसको चूस कर कीटों को पचा लेता है। अब हम पढ़ेंगे जलीय पौधों के बारे में। जलीय पौधे कौन से? जल के अंदर उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। इन्हें जलोद्भिद भी कहते हैं। कुछ जलीय पौधे पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जल के भीतर तथा कुछ पौधे जल की सतह पर उगते हैं। जल के भीतर उगने वाले पौधे, जो जल के अंदर उगते हैं पौधे, वो कौन से? कुछ पौधे जैसे हार्नवॉर्ट, फेनवॉर्ट, हाइड्रिला आदि पूर्ण रूप से जल के भीतर उगते हैं। ऐसे पौधे अपने विकास के लिए आवश्यक तत्व
जैसे नमी, हवा आदि जल के भीतर से ही प्राप्त करते हैं। इन पौधों की संपूर्ण सतह इन अवयवों को अवशोषित कर सकती है। इन पौधों में से कुछ पौधों की जड़ें जल के भीतर मिट्टी में उगती हैं तथा वहां से आवश्यक खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं। कुछ पौधों में बहुत छोटी छोटी जड़ें तनों, पत्तियों आदि की निचली सतह पर उगती हैं। अब कुछ पौधे जो हैं उनकी जड़ें जो होते हैं जल के भीतर मिट्टी में उग जाती हैं और वहां से वो आवश्यक खनिज पदार्थ लेते हैं। ये पौधों को केवल स्थायित्व प्रदान करती। बहुत से तैरने वाले पौधों में जड़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। ये पौधे जल के भीतर इधर उधर तैरते रहते हैं। कुछ जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जड़ें बिल्कुल नहीं होती और वो जल में तैरते रहते हैं, इधर से उधर तैरते। इस प्रकार ये पौधे ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां इनके लिए प्रकाश, वायु, तापमान आदि दशाएं अनुकूलित हों। ये तैरते तैरते किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ इनके अनुकूल होता है, प्रकाश, वायु, तापमान सब इनके अनुकूल होता है। यह है हाइड्रेला का पौधा। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां रिबन जैसी पतली पतली होती हैं। ये जल में घुली वायु को सोखते हैं। इन पौधों के तने वायु कोशों के कारण पतले तथा लचीले होते हैं। कुछ पौधों की जड़ें जमीन पर स्थिर होती हैं, जो पौधों को स्थायित्व प्रदान करती हैं। कुछ पौधे पानी में तैरते रहते हैं, उदाहरण हार्नवॉर्ट, फेनवॉर्ट, हाइड्रेला आदि। जल की सतह पर तैरने वाले पौधे। अब जो पौधे जल की सतह पर तैरते हैं, कुछ तो जल के अंदर होते हैं और कुछ होते हैं जल की सतह पर तैरने वाले। कुछ जलीय पौधों जैसे कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि का कुछ भाग जल में तथा शेष भाग जल के ऊपरी सतह पर होता है। कमल का तना मुलायम तथा लसलसा होता है। कमल देखा है आपने, उसका जो तना होता है वो बहुत मुलायम होता है और लसलसा होता है। इसके तने हल्के होते हैं। इन तनों के भीतर लंबी नलिकाएं होती हैं जिनमें हवा भरी होती है। इस कारण ये तैर सकते हैं। साथ ही ये पौधे श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तनों के भीतर स्थित वायु का ही उपयोग करते हैं। तो अब ये जो कमल का पौधा होता है, इसका तना जो होता है बहुत हल्का होता है और इस तने के अंदर क्या होती है, लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं जिसमें क्या भरा होता है, हवा। और इसी कारण ये तैर सकते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं। कमल के पौधे की पत्तियां बहुत ही चौड़ी होती हैं, अतः ये सूर्य के प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा को सोख लेती है। किसी कमल की पत्ती को तोड़कर इसे जल में डुबोकर निकालिए, करके देखिए कभी। बाहर निकालने पर आप देखेंगे कि पत्ती का निचला भाग तो गीला हो गया है, लेकिन ऊपरी भाग सूखा है। अब बच्चों, ऐसा क्यों होता है कमल की पत्ती के साथ? वास्तव में कमल की पत्ती में स्थित रंध्र निचली सतह पर न होकर ऊपरी सतह पर होते हैं। यदि ये रंध्र पानी से बंद हो जाएंगे तो पौधों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं नहीं होंगी। कमल की पत्ती की ऊपरी सतह पर एक चिकना आलेपन होता है। इस कारण कमल की पत्ती की ऊपरी सतह पर पानी टिक नहीं पाता तथा रंध्र खुले रहते हैं। यही कारण है कि इसका निचला हिस्सा गीला हो जाता है और ऊपर सूखा रहता है। जलकुंभी नामक पौधे में दो विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं। अब देखिए, जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जिसमें कि दो तरह की पत्तियां होती हैं। कुछ पत्तियां जल के भीतर व कुछ जल की सतह पर होती हैं। जल के भीतर डूबी हुई पत्तियां पतली व कमजोर होती हैं। इसके विपरीत जो पत्तियां जल की बाहरी सतह पर होती हैं वे चौड़ी होती हैं। ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां लंबी व चौड़ी होती हैं। इनकी पत्तियों के ऊपरी भाग पर रंध्र होते हैं।
इनके तने स्पंजी तथा वायु कोशों से युक्त होते हैं। उदाहरण कमल, जलकुंभी, सिंगाड़ा आदि। देखिए, अब ये चित्र देखिए, अभी जो हमने पढ़ा जिनके बारे में, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा। विशिष्ट प्रकार के पौधे ये कौन से हैं? कुछ पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भोजन के लिए ये पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इन पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। अमरबेल एक ऐसा ही पौधा है। बच्चों, बहुत बच्चों ने देखा भी होगा अमरबेल क्या होता है। अमरबेल किसी पौधे के चारों ओर लिपट जाती है तथा अपने चूषकों की सहायता से उस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करती है। कुछ पौधे सड़े गले पदार्थों पर भी उगते हैं। कुकुरमुत्ता आदि सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तथा अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। अब ये जो अमरबेल होती है, क्या करती है? अमरबेल किसी भी पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती है और उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। और ये जो कुकुरमुत्ता का पौधा है, ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर भी उग जाता है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है? क्या क्या पढ़ा हमने अभी? वृक्ष अनेक आकार प्रकार के होते हैं। अपने वास स्थान में जीवित रहने के लिए पौधे के अंग विशेष रूपों में विकसित हो जाते हैं। यह क्रिया अनुकूलन कहलाती है। तो बच्चों, अभी जो आपने पाठ पढ़ा, इससे आपने क्या सीखा? आइए देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गर्म जलवायु है किसकी? रेगिस्तानी क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों की व दोनों की। गर्म जलवायु जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों की होती है। किस मौसम में मैदानी क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है? गर्मियों में, सर्दियों में, वर्षा में? सर्दियों में। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाला सबसे विशिष्ट पौधा है कैक्टस, नागफनी व दोनों ही हैं, कैक्टस और नागफनी। अब सही मिलान कीजिए। कुकुरमुत्ता में पर्णहरित नहीं होता, तो कुकुरमुत्ता का मिलान इससे करेंगे। ब्लैडरवर्ट कैसा है? मांसाहारी पौधा है। कमल जल की सतह पर तैरने वाला पौधा। हाइड्रिला जल के भीतर उगने वाला पौधा। और कैक्टस को मरुद्भिद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जो सही है उसके सामने हाँ लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे नहीं लिखेंगे। वह विशेष स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है उसे उसका वास स्थान कहते हैं। ये सही है, तो इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? हाँ। मैंग्रोव रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगता है? नहीं, मैंग्रोव दलदली क्षेत्रों में उगता है। कमल एक जलीय पौधा है? हाँ। हाइड्रिला नामक जलीय पौधा कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है? हाँ, ये भी सही। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थल या भूमि पर विभिन्न प्रकार के उगते हैं। क्या उगते हैं? पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं। घने वनों में बहुत वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्रों की जलवायु बहुत गर्म होती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों की जलवायु। रेगिस्तानों में उगने वाले पौधों को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद भी कहते हैं। मरुद्भिद। नामक पौधे में दो विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं। जलकुंभी में दो विभिन्न प्रकार की पत्तियां
होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी आपने ये पाठ पढ़ा, पाठ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके आधार पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। पौधों की अनुकूलता से आप क्या समझते हैं? पौधों द्वारा अनुकूलन की प्रक्रिया के मुख्य कारण क्या हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? और कैक्टस का तना कैसा होता है और क्यों? तो बच्चों, एक बार फिर से इस पाठ को पढ़िएगा और उसके आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।